गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं योगानंद शर्मा, एसआरके सीनियर फैकल्टी, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए यह सब मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। एसआरके के स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं समय समय पर बताता रहूंगा कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए ताकि हम लोगों को अपनी मेहनत का पूरा रिफंड मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ाई शुरू कराने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में एक प्लान हो कि हमें किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आईआईटी और नीट की, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें टोटल 30 लेसन्स स्टडी करने होते हैं, जिसमें से 11th पोर्शन में 11th क्लास में आपके 15 लेसन मिलेंगे आपको, और ये भी दो पार्ट्स में मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपको 8 लेसन और पार्ट सेकंड में आपको 7 लेसन। इस तरह से 15 लेसन आपको 11th पोर्शन से मिलेंगे, और इतने ही लेसन यानी 15 लेसन आपको 12th पोर्शन से मिलेंगे। और 12th पोर्शन में भी दो पार्ट मिलेंगे आपको, पार्ट फर्स्ट में भी 8 लेसन और पार्ट सेकंड में 7 लेसन, यानी बिल्कुल सिमिलर एनसीईआरटी के हिसाब से आपका डिवाइडेशन है। और यह भी आप जानते होंगे कि कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में आपको तकरीबन 50% वेटेज 11th से मिलेगा क्वेश्चंस का, और 12th से भी आपको 50% वेटेज मिलेगा। तो हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो 12th क्लास के ये 15 लेसन जो हैं उनकी लेक्चर सीरीज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 11th की लेक्चर सीरीज भी अपन बहुत जल्दी बनाएंगे। तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे और आप लोग रेगुलरिटी से ये सारे लेक्चर्स देखेंगे। तो आते हैं हम स्टडी करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 12th क्लास का, और उसका भी अपन सबसे पहले फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लेसन 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। बुक में केवल विद्युत आवेश एवं क्षेत्र लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यही है, विद्युत क्षेत्र से ही मतलब है, शॉर्ट में खाली क्षेत्र लिख दिया है। तो हमें इस लेसन में भी किस किस तरह से स्टडी करनी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक के बाद हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, ये पूरी डिटेल आप लोगों को मैं पहले बताऊंगा। ये केवल शुरुआत में बताने की बात है बेटा, इसके बाद हम सीक्वेंस वाइज स्टडी स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए बेटा, जैसा कि लेसन के नाम से क्लियर हो रहा है, सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे इस लेसन का, विद्युत आवेश, और उसके बाद इसका सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश में हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स डिटेल से पढ़ने हैं। पहला विद्युत आवेश, और दूसरा कूलाम का नियम। हालांकि कूलाम ने जो अपना नियम दिया था वो विद्युत आवेशों को समझाने के लिए ही दिया था कि दो आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में कूलाम का नियम आपको बताएगा। तो विद्युत आवेश में हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसी तरह विद्युत क्षेत्र के अंदर हमें टोटल 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट विद्युत क्षेत्र के अंदर हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं एवं
विद्युत फ्लक्स। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है गाउस का नियम। और चौथा पॉइंट हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। तो ये जो मोटा मोटा खाका है अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप कि हमें इस लेसन में कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, जैसा कि नाम में क्लियर है, ये दो पोर्शन इस लेसन में रहेंगे। सबसे पहले हमें विद्युत आवेश पढ़ना है, उसके अंदर दो पॉइंट्स विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। इस पोर्शन से हमारा मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर हम काफी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना शुरू कर देंगे। और विद्युत क्षेत्र जो इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा है पार्ट, इसमें हमें चार मुख्य पार्ट पढ़ने हैं। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं एवं विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम और विद्युत द्विध्रुव। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट विद्युत आवेश। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के अंदर हमें सबसे पहले विद्युत आवेश की परिभाषा पता होनी चाहिए। बेटा विद्युत आवेश की परिभाषा, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट विद्युत आवेश की परिभाषा नहीं दे पाया है। ठीक है ना, किस तरह से नहीं दे पाया है, क्या रीजन है कि वो विद्युत आवेश की परिभाषा नहीं दे पाया है? बेटा सीधा सीधा रीजन ये है कि आज तक साइंटिस्ट ये जान ही नहीं पाए कि विद्युत आवेश होता क्या है। वो सिर्फ ये जान पाए उसके गुणों के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, लेकिन ये नहीं जान पाए कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो उसने जो परिभाषा दी किसी भी साइंटिस्ट ने, वो सिर्फ उसके गुणों के आधार पर उसने परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसे आप उससे अलग नहीं कर सकते। आवेश वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अगर एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत आवेश को परिभाषित कीजिए, तो आपको ये दोनों ही बातें लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिखना है कि विद्युत आवेश वह गुण है जो स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र और गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आइए इसको हम डिटेल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक चीज तो तुम्हें पता ही है कि आवेश अगर समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उल्टा हो गया। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। माइनस और माइनस ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। लेकिन एक अगर प्लस है और एक अगर माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। तो इसका मतलब क्या हुआ? समान आवेश होने पर कौन सा बल लगता है आवेशों के मध्य? प्रतिकर्षण का। और अगर आवेश कैसे हैं? विपरीत प्रकृति के हैं बेटा, तो उनके मध्य बल लगता है आकर्षण का। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करेंगे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस गुण के आधार पर आवेश की परिभाषा दी कि आवेश वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, इससे बढ़िया और इससे उचित परिभाषा इसकी यह बनती है, बात करते हैं हम लोग जब कोई आवेश, हमेशा ध्यान रखना बेटा, यह आवेश का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था का मतलब क्या हुआ बेटा? रुका हुआ है।
गति नहीं कर रहा है, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर यही आवेश गति कर रहा हो किसी वेग से, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है बेटा, यानी आवेश अगर रुका हुआ है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, शायद बहुत ही अच्छे राइटर्स की कोई बुक देखोगे तो आपको मिलेंगी, कि अगर कोई आवेश गति कर रहा है और उसका वेग नियत नहीं है, यानी वेग समय के साथ बदल रहा है। यहां पर जो हमने बात की तब की जब आवेश नियत वेग से गति कर रहा है। नियत वेग से गति करने का मतलब, अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड से ही गति करेगा। ठीक है, अपना वेग परिवर्तित नहीं करेगा। तो उस केस में वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी ये वाली जो पोजीशन है इससे ऊपर हो गई, क्योंकि यहां पर वेग 0 था और यहां पर वेग 0 नहीं है बल्कि नियत है, तो क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसने क्या उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ गया है, यानी अभी भी उसका वेग है, लेकिन वेग भी कैसा, परिवर्तनशील, बदल रहा है। देखिए, वेग नियत नहीं है, तो जब वेग नियत नहीं होगा तो एक कदम यहां भी आगे बढ़ेंगे हम, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी ये दो तो हैं ही, इसके अलावा त्वरित गति के कारण, क्योंकि आपको पता है अगर वेग नियत नहीं है तो हम इसे कैसी गति कह सकते हैं, त्वरित गति, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो यहां पर यह त्वरित गति करेगा। तो त्वरित गति करता हुआ कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करेगा। तो हमने आवेश के अंदर सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात की। सबसे पहली परिभाषा हमने पढ़ी कि वह गुण जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, उस गुण को हम आवेश कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी कि आवेश वह गुण है जिसके कारण स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और त्वरित गति होने पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। लेकिन यह चीज आपको मैंने नोट्स में इसलिए मेंशन नहीं कराई क्योंकि एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है, हालांकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख के आते हैं तो शायद हो सकता है आपके चेक करने वाले टीचर को ही इतना नॉलेज ना हो, इसलिए आपको वहां इतना ही लिखना है कि बस स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र और गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। नीट लेवल के एग्जाम्स में कई बार इस तरह की बात पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को यह भी अपने नोटिस में जरूर जरूर रखना है। तो यह थी हमारी सबसे पहली चर्चा कि आवेश की परिभाषा क्या है। तो आवेश में हमारा पहला पॉइंट आवेश की परिभाषा फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आवेश के मात्रक की। आवेश के मात्रकों के बारे में बात कर लेते हैं। मात्रक आप सब जानते हैं, बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशि अधूरी है। जब तक हमें उसका मात्रक नहीं पता, हम उसकी एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो आवेश के मात्रकों में हम सबसे पहले बात कर लेंगे आवेश का SI मात्रक। आपको यह तो पता ही है कि SI मात्रक MKS पद्धति का संशोधित रूप है, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम इसी की चर्चा में अपना समय वेस्ट कर देंगे।
तो एसआई मात्रक एमकेएस मात्रक का ही एक संशोधित रूप है। तो हम एसआई मात्रक की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद सीजीएस मात्रक की, और उसके बाद अन्य मात्रक की जो यूज में आते हैं। तो आवेश पे मात्रक का कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझें। आवेश के कुल मिला के 5-6 तरीके के मात्रक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात एसआई मात्रक की करते हैं। आपको पता है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके सूत्र से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा Q/T आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारा I = Q/T। ये तो बहुत छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो यहां से हम आवेश का मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम इस T को पक्षांतरण करें तो ये T गुणे में आ जाएगा, और अब हम इसका मात्रक बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास Q का सूत्र बन चुका है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर इनटू समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। यह ध्यान रखना कि अगर आप आवेश का एसआई मात्रक बना रहे हो तो इन दोनों के भी आपको एसआई मात्रक ही लेने होंगे। तो यहां से हमारा आवेश का मात्रक बन गया एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एएस, ठीक है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को एक शब्द में हम लिखते हैं कूलाम। साइंटिस्ट के नाम पर है ये। एम्पियर इंटू सेकेंड को एक शब्द में हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम। तो यहां ध्यान रखना कि मात्रक आपको रटना नहीं है, कोई भी मात्रक रटने की जरूरत नहीं होती, सभी मात्रक सूत्र की सहायता से बन जाते हैं। तो I = Q/T, यहां से हमने Q का फार्मूला तैयार किया और उससे हमने आवेश का SI मात्रक पता कर लिया। अब हम बात करें अगर CGS मात्रक की, आवेश का CGS मात्रक, प्यारे बच्चों, सीजीएस मात्रक भी दो नाम है, सीजीएस मात्रक के भी। यहां से एक नाम उठाओ, कूलाम है तो यहां हो जाएगा स्टेट कूलाम। और इसी स्टेट कूलाम को दूसरा नाम लिखा जाता है ESU। ESU का फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। ESU का फुल फॉर्म है, E से मतलब है इलेक्ट्रो, S से मतलब है स्टैटिक, और U से मतलब है यूनिट। अगर हम इसका हिंदी नाम बोलें तो सबसे पहले हिंदी कीजिए स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब स्थिर, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, और यूनिट का मतलब मात्रक। तो सीजीएस मात्रक क्या हुआ? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर विद्युत मात्रक। तो यह आपको बहुत ध्यान रखना है। ये दो मात्रक बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन आवेश के अंदर अन्य मात्रक भी पूछे जाते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए हमें आवेश के अन्य मात्रकों को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम इनके रिलेशन की अगर बात करें तो एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। ये रिलेशन बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत बार आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी एक मात्रक से दूसरे मात्रक के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोगों को यह कन्वर्जन विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। तो हमने दो मात्रक पढ़े, SI मात्रक और CGS मात्रक। अब हम बात करेंगे आवेश के सबसे बड़े मात्रक की। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। इसमें एक कंफ्यूजन की बात है जो आप ध्यान रखना। आगे जब आप संधारित्र वगैरह के अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पर धारिता का एक मात्रक मिलेगा, फैराड। ध्यान देना, यहां है फैराडे
वहां मिलेगा आपको फेरड। तो आप कंफ्यूज मत होना, फेराडे और फेरड अलग अलग है। फेराडे आवेश का मात्रक है और फेरड विद्युत धारिता का मात्रक है। तो यहां हम बोल रहे हैं फेराडे। और शायद आप पढ़ भी चुके हैं, एक फेराडे के अंदर 96,500 गुलाम होते हैं। 96,500 गुलाम होते हैं और यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अब बहुत सारे बच्चों के हो सकता है दिमाग में घंटी बजी हो कि यह सबसे बड़ा मात्रक कैसे हो सकता है। अगर हम 1 मेगा गुलाम की बात करें तो इसमें 10 की घात 6 गुलाम होते हैं, यानी 10 की घात 6 का मतलब हो गया 10 लाख गुलाम। ठीक है, और ये तो 96,500 ही है, फिर ये सबसे बड़ा मात्रक कैसे हो गया? तो बेटा यहां यह ध्यान रखना कि मेगा गुलाम कोई मात्रक नहीं है। मेगा एक पूर्व लग्न है जिसको लगाकर इसका मान बढ़ा दिया गया है। और ये पूर्व लग्न की सारणी 11th क्लास में आपने जरूर पढ़ी होगी, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है ना, इस तरह से ये 16 पूर्व लग्न की सारणी आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी। उसी में से एक मेगा होता है जिसका मान होता है 10 की घात 6। और ये जो भी मैंने नाम बोले ये 10 की घात प्लस 18 से लेकर 10 की घात माइनस 18 तक की रेंज कवर करते हैं। ठीक है ना, तो उनके हिसाब से अगर पूर्व लग्न लगाकर आप किसी मान को बढ़ाते हो तो उसे कोई अलग से कोई मात्रक नहीं कह सकते, वो तो पूर्व लग्न लगाने की वजह से मान बढ़ा है। अगर बिना पूर्व लग्न लगाए मात्रक की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मात्रक आपके सामने आएगा फेराडे। ठीक है ना, तो एक फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं। इसके अलावा एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इससे पहले वाले को क्या कहा था हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये कौन सी हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। विद्युत, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय और यूनिट का मतलब मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक। याद रखना, एक EMU के अंदर 10 गुलाम होते हैं। एक EMU के अंदर 10 गुलाम होते हैं। तो ये बहुत बार आपको न्यूमेरिकल में EMU देंगे, वहां आपको इसको गुलाम में बदलने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मोस्टली बाकी सारी यूनिट्स SI पद्धति के अंदर दी हुई होंगी। तो आपको ध्यान रखना है एक EMU के अंदर 10 गुलाम होते हैं। हो सकता है आपको CGS में बदलना पड़े EMU को। तो आपने पढ़ा था एक गुलाम के अंदर 3 × 10 की घात 9 ESU होते हैं। तो क्या आप मुझे कन्वर्ज करके बता सकते हैं कि एक EMU के अंदर कितने ESU होंगे? एक EMU के अंदर कितने ESU होंगे? तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। 10 गुलाम हो रहे हैं एक EMU के अंदर, 10 गुलाम, और एक गुलाम के अंदर 3 × 10 की घात 9 ESU हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या मैं 10 गुलाम को 10 × 1 गुलाम लिख सकता हूं? 10 गुलाम को 10 × 1 गुलाम, और एक गुलाम को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 10 की घात 9 ESU। ध्यान दीजिए, एक गुलाम को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 10 की घात 9 ESU, और 10 है ही। तो बताओ अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 को इससे, तो क्या ये 3 × 10 की घात 10 ESU हो जाएगा क्या बेटा? तो एक EMU को आप ESU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने आवेश के कौन कौन से मात्रक पढ़ लिए? MKS, CGS, आपके विद्युत चुंबकीय मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। इसके अलावा हम आवेश का पढ़ेंगे एक और मात्रक पढ़ेंगे जो आवेश का प्रायोगिक मात्रक है, प्रैक्टिकल यूनिट। तो 1 एम्पियर इंटू घंटा, 1 एम्पियर इंटू घंटा। इसको आप गुलाम में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा था जो SI मात्रक था वो था एम्पियर इंटू सेकेंड।
ठीक है ना। इतना ही फर्क पड़ रहा है प्रायोगिक मात्रक और एसआई मात्रक में कि सेकंड की जगह घंटा यूज हो रहा है। आपको कन्वर्ट करना तो आता ही होगा कि सेकंड को घंटे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आप सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रायोगिक मात्रक हुआ हमारे पास एम्पियर इंटू घंटा, और जरा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई मात्रक में। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर इंटू घंटे को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ओके, तो बताइए क्या ये 3600 एम्पियर ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया था, तो क्या ये 3600 एम्पियर इंटू सेकंड बन गया क्या बेटा। और एम्पियर इंटू सेकंड को ही तो आपने क्या कहा था, कुलाम, ठीक है ना। तो ये हो गया 3600 कुलाम, और आप इसको 3.6 इंटू 10⁹ कुलाम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर इंटू घंटे को भी हमने एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से हमें यूनिट का आइडिया मिल गया, ठीक है ना। वापस से एक एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने बात की एसआई यूनिट की जो एम्पियर इंटू सेकंड या कुलाम थी। फिर हमने बात की सीजीएस यूनिट की जो थी ईएसयू। इसके बाद हमने बात करी सबसे बड़ी यूनिट फैराडे, ठीक है ना, सबसे बड़ी यूनिट फैराडे। उसके बाद हमने बात करी ईएमयू, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी प्रायोगिक मात्रक की, एम्पियर इंटू घंटा, ये आपके सामने है कन्वर्ट होकर, ठीक है ना। तो यहां पर एक गलती जो मैंने कर दी, आप लोगों ने पकड़ी या नहीं पकड़ी पता नहीं, 3.6 इंटू 10⁹ नहीं होगा, ये 3.6 लगाएंगे तो ये 10⁻³ होगा। कितना होगा, 10⁻3। तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है ना। और एक बात और, जो हमने सीजीएस यूनिट पढ़ी थी, क्या थी सीजीएस यूनिट, ईएसयू, ठीक है ना बेटा। इसका हमने दूसरा नाम लिखा था स्टेट कुलाम। और प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन। और ये जो सीजीएस मात्रक हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। फिर से एक बात रिपीट कर दूं, बिना पूर्व लग्न लगाए, क्योंकि पूर्व लग्न लगाकर तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। आप यहां पर अगर पिको लगा दोगे तो ये 10⁻12 कुलाम हो जाएगा, बहुत छोटा। लेकिन वो पूर्व लग्न लगाकर छोटा किया है। यहां पर हम बिना पूर्व लग्न लगाए अगर सबसे छोटे मात्रक की बात करें तो वो है आपके सामने ईएसयू, स्टेट कुलाम, फ्रैंकलिन। तीनों एक ही बात है, तीनों का मान सेम होता है, तीनों सीजीएस यूनिट है। तो आपको किसी भी नाम से आए आपको यह ध्यान रखना है। तो मात्रकों का टॉपिक सॉरी मात्रकों का टॉपिक हमारा जो है फिनिश हो गया है। और अब हमें डिस्कस करना है आवेश के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। देखिए बेटा, आवेश के गुणों को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में बांटा है, 2 पार्ट्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश के मूलभूत गुण। बेटा मूलभूत से क्या मतलब है, आपने अगर पढ़ा हो तो आपने प्रकृति में 4 प्रकार के बल पढ़े होंगे, जिसमें से गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक बल होता है, सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। तो 2 ये हो गए। एक दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल 2 टाइप के होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको एक बार याद रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल
विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और कौन सा बचा, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। विद्युत चुंबकीय बल जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो विद्युत चुंबकीय बल का ही एक पार्ट है। प्रबल नाभिकीय बल हम पढ़ेंगे 12th क्लास के पोर्शन में ही, जो सेकंड पार्ट की बुक है उसके अंदर। और दुर्बल नाभिकीय बल भी प्रबल नाभिकीय बल को पढ़ते समय हम पढ़ेंगे। तो ये प्रकृति के 4 मूल बल कहे जाते हैं बेटा। क्या इन 4 बलों के अलावा प्रकृति में कोई बल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो सारे बल जो इनके अलावा हैं उनका कारण इन्हीं 4 में से कोई न कोई होगा। यानी ये 4 मूल हैं और जितने भी बल हैं वो सब इनकी वजह से हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझो कि आपके माता पिता और आप में, आपके माता पिता मूल हैं क्योंकि उनकी वजह से आप दुनिया में हो। तो यहां पर आवेश के जिन गुणों की बात कर रहे हैं हम, वो मूलभूत गुण 3 हैं और बाकी सारे गुण जो उत्पन्न हुए हैं वो इन्हीं की वजह से उत्पन्न हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मूलभूत गुण जो है वो 3 हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला मूलभूत गुण है आवेश की योगात्मक प्रकृति। आवेश की योगात्मक प्रकृति। योगात्मक प्रकृति से क्या मतलब है कि आवेशों को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ और घटा सकते हैं। मींस मान लीजिए किसी वस्तु पर, ये रही एक वस्तु, इस पर +3 कूलम आवेश इस जगह है, -2 कूलम आवेश इस जगह है, +2 कूलम आवेश इस जगह है, -6 कूलम आवेश इस जगह है और +1 कूलम आवेश इस जगह है। अब आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो नॉर्मल मैथ आप इसमें लगा सकते हैं, एलजेब्रा आप इसमें लगा सकते हैं। आपको पता है प्लस प्लस ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस उसमें से लेस हो जाते हैं। तो जिस तरह से नॉर्मल मैथ आप कर सकते हैं वो आवेशों के साथ भी की जा सकती है। इट मींस प्लस का 3, प्लस का 1 और प्लस का 2। तो आप देख सकते हैं 3 और 2 5 और 1 6, प्लस का तो हो गया 6 कूलम, और माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का हो गया 8 कूलम। अगर आप कंप्लीट दोनों को ऐड करें तो माइनस का 2 कूलम। मैंने ध्यान रखना एक बात, मैंने ऐड करने के लिए बोला है, लेकिन आप कहोगे सर आपने ऐड करने के लिए बोला है लेकिन आपने यहां पर इसको घटा दिया है। तो बेटा इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जब एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का हो तो वो दोनों आपस में ऐड करते समय घट जाते हैं। आ गई समझ में बात? तो यहां पर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -2 कूलम आया है। अब बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं सर घटाएंगे तो क्या आएगा? सिंपल सी बात, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों सेम साइन के हो जाएंगे तो प्लस का 14 कूलम आएगा। लेकिन हमें यहां पर इन दोनों को क्या करना था? ऐड करना था, इसलिए एक प्लस का और एक माइनस का, तो नेट आवेश माइनस का 2 कूलम आ गया। आप समझ सकते हैं योगात्मक प्रकृति किसे कहते हैं। आवेश बीजगणितीय रूप से जोड़े और घटाए जा सकते हैं, इस प्रकृति को आवेशों की योगात्मक प्रकृति कहते हैं। और यह आवेश का सबसे पहला मूलभूत गुण है, ठीक है। और अगर हम आवेश की बात करें, योगात्मक प्रकृति तो हो ही गया पहला मूलभूत गुण। ये लो मैं इसको यहां लिख देता हूं। दूसरा गुण, आवेश का दूसरा मूलभूत गुण है आवेश संरक्षित रहता है। आवेश का संरक्षण आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन ऊर्जा का संरक्षण निश्चित रूप से आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आवेश संरक्षण में भी यही बात आपको ध्यान रखनी है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और इस आवेश संरक्षण को हमें डिटेल से भी पढ़ना है, अलग से पॉइंट बनाकर।
तो वहां पर आवेश संरक्षण के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाएगी विद एग्जाम्पल। हाल फिलहाल आवेश संरक्षण में आप यही समझ लीजिए कि किसी वस्तु का कुल आवेश, और वस्तु का भी नहीं, हमें कहना चाहिए किसी निकाय का। आपने देखा होगा 11th क्लास में भी जब आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा तो किसी निकाय पर ऊर्जा संरक्षण लागू होता है, किसी पर्टिकुलर वस्तु पर नहीं। तो उसी तरह से आवेश संरक्षण या दुनिया का कोई भी संरक्षण नियम पूरे निकाय पर लागू होता है। तो यहां आवेश संरक्षण भी पूरे निकाय पर लागू होगा। कैसे? ये कोई वस्तु है ए और ये कोई वस्तु है बी, ठीक है, दोनों अनावेशित हैं, इस पर भी जीरो आवेश है, इस पर भी जीरो आवेश है, तो आप कह सकते हो कि दोनों का टोटल आवेश जीरो है। लेकिन अगर आप ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दो, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आपने ए से बी में भेज दिए, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहां पर आ गया +2e आवेश, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो यहां पर आवेश आ गया -2e आवेश। अब देखना जरा, क्या ए वस्तु का आवेश संरक्षित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले 0 था और अब +2e है, और बी का पहले 0 था अब -2e है, तो कहां बराबर है? नहीं है। 0 -2e बराबर नहीं होते, 0 और +2e बराबर नहीं होते। लेकिन अगर हम इस दोनों को एक निकाय मान लें तो आप देखोगे कि इन दोनों का टोटल आवेश संरक्षित है। कैसे? पहले 0 इसका था, 0 इसका था, दोनों उदासीन थे, तो टोटल आवेश था 0। अब देखना जरा, +2e इसका है और -2e इसका है, तो अभी भी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा? 0। इसका मतलब कुल आवेश अभी भी 0 है, यानी पूरे निकाय का कुल आवेश संरक्षित है। ठीक है, तो ये संरक्षण नियम कोई भी हो, पूरे निकाय पर एक साथ लागू होते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर नहीं। इसलिए आवेश संरक्षित रहता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 मूलभूत गुण हमने पढ़े, योगात्मक प्रकृति और आवेश संरक्षण। ठीक है ना, एक मूलभूत गुण और बच रहा है। ठीक है ना, एक मूलभूत गुण और बच रहा है, बाकी इसके जो सामान्य गुण हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक मूलभूत गुण कौन सा बच रहा है उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आवेश क्वांटीकृत होता है। आप लोग ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि आवेश संरक्षण आपको जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया गया है। अभी ये अलग से पॉइंट बनाकर इसकी डिटेल पढ़नी है, जहां आपके इसके एक एक बारीक चीजें भी क्लियर होंगी। और इसी तरह आवेश क्वांटीकरण को भी हमें अलग से डिटेल बनाकर पढ़ना है, इसकी भी एक एक बारीक चीजें। इसमें तो काफी कुछ आपको एक्स्ट्रा पता चलेगा जो आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। तो ये सारी अलग से पॉइंट बनाकर पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल खोल के बताएंगे। हाल फिलहाल आपको मूलभूत गुणों में योगात्मक प्रकृति, आवेश संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण, यह ध्यान रखना है। आवेश के क्वांटीकरण को हल्का फुल्का आपको बता देता हूं। आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब है बेटा? क्वांटीकृत राशियां उसे कहते हैं जो हर मान लेने में पॉसिबल नहीं हो, हर मान लेने में समर्थ नहीं हो। जैसे आपको पता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया या वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिया या 3 इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विभाजन नहीं होता। ठीक है ना, हालांकि अब तो साइंटिस्ट ये भी मानने लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी विभाजित होता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं पाया जाता। विभाजन के बाद जो पार्टिकल होते हैं वो स्वतंत्र नहीं मिलते, इसलिए यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन विभाजित नहीं होता। तो बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो क्या आवेश आया? +E। 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो क्या आवेश आया? +2E। 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो +3E। ये प्लस किस पर आ रहा है? ए पर, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इतना ही आवेश बी पर किस में आएगा? माइनस में, यानी बी पर आएगा -E, -2E, -3E। तो बेटा यहां पर जो भी आवेश आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज हैं। देखिए, ई का 1 गुना, ई का 2 गुना, ई का 3 गुना, पूर्ण गुणज आवेश आ रहे हैं, पॉइंट्स में नहीं आ रहे। अगर कोई आपसे कहे 2.5 ई आवेश हो सकता है क्या पॉसिबल, तो आप साफ साफ कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 2 पूरे और 1 आधा। आधा कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन तो डिवाइड ही नहीं होता। इसका मतलब आवेश हर मान लेने में
समर्थ नहीं है। आवेश केवल वही मान ले सकता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, पॉइंट्स में नहीं ले सकता। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पॉइंट्स में नहीं ले सकता। ठीक है, और E की वैल्यू आपको पता होती है सबको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब आप प्लस E की वैल्यू निकाल सकते हो, E की जगह ये वैल्यू रख के, प्लस 2E की वैल्यू निकाल सकते हो, E की जगह ये वैल्यू रख के। ठीक है ना, तो ये है आवेश का क्वांटीकरण, और इसकी पूरी डिटेल हम अलग से पॉइंट बना के पढ़ेंगे। तो आज हमने जो जो पढ़ा, आवेश की परिभाषा, आवेश के मात्रक और आवेश के गुणों में उसके मूलभूत गुण। अब आवेश के सामान्य गुण और पढ़ने हैं, और उसके बाद आवेश की उत्पत्ति के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।